श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नितिन गर्ग, जो कि शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे नसों के आम रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर नितिन गर्ग, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर नितिन गर्ग, आमतौर पर सुनने में आता है कि ये नस दब गई तो दर्द हो रहा है या नस फट गई, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि नसों की भूमिका क्या है और ये नस दबना किस तरह से हम इनको रिलेट करेंगे। देखिए, नस शब्द एक कॉमन शब्द है जिसको लोग अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर न्यूरोलॉजिस्ट, हम लोगों के लिए या जनरल पॉपुलेशन के लिए नस मतलब नर्व्स जी। बाकी लोग नस मतलब आर्टरीज या वेन्स को भी, आर्टरीज या वेन्स की बीमारी को भी नसों की बीमारी से लिंक कर लेते हैं जी। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट के लिए नस मतलब नर्व या नर्व से रिलेटेड बीमारियां, उसको जिसको न्यूरोपैथी कहा जाता है, वो प्रॉब्लम होती है। तो यदि हम आम बीमारियों की बात करें तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? देखिए, न्यूरोपैथी मतलब कोई भी नस की बीमारी को हम न्यूरोपैथी कहेंगे। न्यूरोपैथी के कई प्रकार होते हैं। जैसे अगर एक नस का दबना तो उसको मोनोन्यूरोपैथी कह देते हैं। कई नसों का एक साथ इन्वॉल्व होना उसको पॉलीन्यूरोपैथी कह देते हैं। जैसे आप लोगों ने आम भाषा में सुना है कि शियाटिका की प्रॉब्लम हो गई या गर्दन में रीढ़ की हड्डी में नस दब गई, तो उसको हम रेडिकुलोपैथी कह देते हैं। तो इस तरह से आपने इसको क्लासिफाई किया। अब जानना चाहेंगे कि न्यूरोपैथी आम तौर पर किन लोगों को हो जाती है? देखिए, न्यूरोपैथी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। कोई भी चीज़ जो नर्व को इन्वॉल्व कर रही है उसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी के कई लक्षण हैं, सेंसरी सिम्टम्स, मोटर सिम्टम्स या ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग रहे हैं। जी जी। सेंसरी सिम्टम्स का क्या मतलब हुआ? सिंपल जलन होना, दर्द होना, झुंझुनाहट होना, इसको हम सेंसरी सिम्टम्स ऑफ न्यूरोपैथी कहते हैं। या सुनपना आना। मोटर सिम्टम्स मतलब वीकनेस आना, पैरों में कमजोरी आना, खड़ा ना हो पाना, पैरों से चप्पल छूट जाना, उसको हम मोटर सिम्टम्स कहते हैं। या पैरों में क्रैम्प्स आना, क्रैम्प्स मतलब नस पे नस चढ़ना, बोटे चढ़ना, उसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। ये मोटर सिम्टम्स ऑफ न्यूरोपैथी होते हैं। और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, जैसे कई लोगों ने देखा होगा कि खाना खाने पे जल्दी पेट भर जाना, पसीना बहुत ज़्यादा आना या कम आना, पेशाब रोकने में दिक्कत आना, कॉन्स्टिपेशन होना, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये सब ऑटोनॉमिक सिम्टम्स ऑफ न्यूरोपैथी में आते हैं। आपने एक बहुत लंबी फेरिस्त बता दी लक्षणों की, लेकिन हम जो आम तौर पर देखते हैं उसमें क्रैम्प्स पड़ना, जैसे रात को व्यक्ति सोया हुआ है, उसके आमतौर पर कहा जाता है कि नसें चढ़ गई, तो ये क्या है? देखिए, क्रैम्प्स मतलब मांसपेशियों का गुच्छा बनना। मांसपेशियों का गुच्छा कई कारणों से बन सकता है। हम हर लक्षण को बीमारी से नहीं जोड़ सकते, तो पहले किसी भी चीज का कॉमन कारण जानना होता है। जैसे क्रैम्प्स आपको नॉर्मली कब पड़ सकते हैं? पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन से, जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्मली जिम में जाने पर, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर भी लोगों को क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि अमूमन प्रेगनेंसी में फीमेल्स को बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं। खिलाड़ियों को भी हम देखते हैं कि मैदान में है, बहुत पसीना बहाया, डिहाइड्रेशन है जी, क्रैम्प्स पड़ गए। तो हर चीज़ को न्यूरोपैथी से नहीं जोड़ा जा सकता। तो पहले आप कॉमन कारणों को रूल आउट करते हैं और उसके बाद आप बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। पर अगर सिंपल भाषा में हम बोलें कि क्रैम्प्स क्या है, नस पे नस चढ़ गई, तो इसका मतलब है मांसपेशियों का गुच्छा बन गया, और वो गुच्छा जो दर्द करता है। एक और सामान्य सा रोग है जिसमें हम कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन है, इसके बारे में श्रोताओं को बताएं। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक टाइप की नर्व की बीमारी है। जैसे मैंने क्लासीफाई किया था कि भाई एक नर्व इन्वॉल्व, कई सारी नर्व्स इन्वॉल्व, या भाई हमारी डिस्क के वजह से नर्व का दबना। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डिस्क के वजह से नर्व का दबना, उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अमूमन ये बीमारी एज के साथ ज़्यादा देखी गई है, लेकिन कॉमनली आजकल यंग लोगों में भी देखी जाती है, क्योंकि हमारा पोस्चर खराब हो रहा है, हम एक्सरसाइज कम करते हैं, हम ज़्यादा झुक के काम करते हैं, सारे दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो उस वजह से हमारी नेक की मसल्स और बैक की मसल्स और शोल्डर की मसल्स वीक पड़ती हैं। और किसी भी जरा से स्ट्रेस से जो हमारी डिस्क होती है, डिस्क क्या है? भगवान ने वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के बीच में थोड़े थोड़े गद्दे दिए हुए हैं। वो बेसिकली वो कुशन की तरह काम करते हैं और वो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। जितना भी स्ट्रेस आता है वर्टिब्रल कॉलम पे, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और कई बार जब वो स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां वीक हैं या गलत पोस्चर की वजह से, तो वो जो कुशन है वो फट जाता है और उसका जो गंदा पदार्थ है वो बाहर निकलता है और वो नस को दबाने लगता है, और फिर वो हाथ में पेन
कमजोरी, जलन, झुंझुनाहट या कोई भी और सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसी तरह से हम यदि स्लिप डिस्क की बात करें, स्लिप डिस्क एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर वो पीठ में हो जाए तो उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं, अगर वो गर्दन में हो जाए तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो स्लिप डिस्क एक कॉमन भाषा का टर्म है, वो कहाँ हुआ है उसके हिसाब से उसको बोला जाता है। अगर स्लिप डिस्क गर्दन में हुई है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कह देंगे, अगर स्लिप डिस्क लोअर पीठ में हुई है तो उसको हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने शियाटिका की भी आपने बात की थी, इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, कॉमन भाषा में शियाटिका मतलब पीठ के निचले हिस्से में डिस्क का स्लिप होना। अब डिस्क का स्लिप होना मतलब आप हम इस वर्ड से मतलब समझ सकते हैं कि भाई डिस्क जहां थी वहां से उठ के अलग जगह पहुंच गई, तो डिस्क स्लिप हो गई और उसने जहां से जो नर्व निकल रही थी उसको दबाना शुरू कर दिया, तो उसको डिस्क स्लिप कह दिया। ये सबसे कॉमन कारण है शियाटिका का। और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हिप जॉइंट की डिजीज, जैसे कि जो हमारा सैक्रोइलियक एक जॉइंट होता है जो हिप जॉइंट को कनेक्ट करता है स्पाइन से, उसकी डिजीज। जैसे हिप जॉइंट की एक मसल होती है पायरिफॉर्मिस, उस मसल की अगर सूजन आ जाए तो उससे भी शियाटिक नर्व दबने लगती है, तो उसको शियाटिका कहते हैं। तो अमूमन शियाटिका का क्या मतलब हुआ, एक पेन जो कि हिप रीजन से पैरों की एड़ी तक रेडिएट हो रहा है, उसको हम शियाटिका कहते हैं। उसके मल्टीपल कारण हैं। डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे कि किन लोगों को ये होता है, जोखिम वाले कारक क्या हैं? सबसे कॉमनली जोखिम वाले कारक हो गए कि जो लोग पोस्चर का सही ध्यान नहीं रखते, उन लोगों को ये होता है। एज के साथ ये ज्यादा कॉमन है, क्योंकि एज के साथ हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती। एथलीट्स में ये कॉमनली देखा गया है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई भारी वजन उठा लिया, सिलेंडर उठा लिया, साइकिल उठा ली, धक्का दिया, या फिर जो मोटे लोगों में, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइन पे बहुत वजन है, जमीन पे बैठे और उठे, छीके जोर से और हमारी मसल्स वीक हैं, तो एकाएक एकदम से डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, डिस्क स्लिप हो गई, फटी और बाहर निकली और उसने नर्व को दबा दिया। डॉक्टर साहब, मधुमेह एक ऐसा कारक है जो आमतौर पर इससे जोड़ा जाता है नसों की बीमारियों से, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत सही प्रश्न है। मधुमेह मैं कहूंगा सबसे कॉमन कारणों में से है नर्व की प्रॉब्लम के लिए। मधुमेह एक ऐसा रोग है जो सिर्फ नर्व्स को नहीं बल्कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आईज हो, चाहे वो स्किन हो। उसमें नर्व भी एक तरीके का ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम भी एक ऑर्गन है जिसको मधुमेह इन्वॉल्व करता है। और खाली हाथ पैरों की नसों को नहीं, ब्रेन को जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड को जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उनको भी ये इन्वॉल्व करता है। किसी भी चीज को, मधुमेह का प्रेजेंटेशन बहुत ही वेरिड है। वो एक नर्व को भी इन्वॉल्व कर सकता है, वो मल्टीपल नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, वो सिर्फ ऑटोनॉमिक सिम्टम्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि भाई पैर उठाने में दिक्कत है, पैरों में जलन है, रात को सोया नहीं जाता, पैर हिलाना पड़ता है, हम चल नहीं पाते, हमारा बैलेंस नहीं बनता, या खाना खाते हैं तो जल्दी पेट भर जाता है, या जो हमारा गुप्तांग है वो उसमें वीकनेस आ गई है, बहुत बहुत सिम्टम्स। तो मधुमेह एक ऐसा रोग है जो नर्वस सिस्टम, बॉडी के हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम को फ्रॉम नर्व्स टू द ब्रेन सबको इन्वॉल्व कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा मौका है जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, 8 से 14 मई के बीच हम मना रहे हैं न्यूरोपैथी सप्ताह। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति को यदि ये लक्षण दिखाई देते हैं, उसको महसूस होते हैं, तो कब उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है लक्षणों को जानना, जिसको मैंने बताया, जलन, झुंझुनाहट, दर्द, या फिर सुनपना आना, या पैरों में कमजोरी आना, या कुछ और लक्षण जैसे पसीने की कमी या पसीना ज्यादा आना, पेट फूलना। तो पहले इन लक्षणों को पहचाने, इनको इग्नोर ना करें, और जब भी आपको ये लक्षण दिखें जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिले, न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, जिससे कि वो आपकी मदद कर पाए कारण जानने में और उसका निवारण कर पाए। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस वर्ष का जो थीम है वो ये है न्यूरोपैथिक पेन, नॉकआउट पेन बिफोर इट नॉक्स यू आउट। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आमतौर पर लोग इस तरह की चीज़ों को सहते रहते हैं, चलिए कोई सामान्य सा दर्द है, और अगर हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो कौन सी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं? देखिए, कोई भी बीमारी जब शुरुआती दौर में कंट्रोल करना आसान है, और जब वो बढ़ जाती है तो वो काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। अगर आप सही समय पे नहीं दिखाएंगे तो वीकनेस इतनी बढ़ सकती है कि हो सकता है एक तरीके की अपंगता आ जाए, आपको खड़े होने में भी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत हो। आपकी अपंगता इतनी बढ़ सकती है कि आप खुद से अपने घर के काम ना कर पाएं। आपकी दिक्कतें इतनी बढ़ सकती है कि जलन इतनी बढ़ गई कि आपका रात का सोना दूभर हो जाए। आपको यूरिन में इतनी प्रॉब्लम, आपका यूरिन कंट्रोल रुक सकता है, आपको यूरिन लीक हो सकता है, और ये सब चीज़ें एक तरीके का आपके लिए भी और सोशली भी एम्बैरेसमेंट है। तो जटिलताएं बहुत हैं,
इवन मैं ये कहूंगा कि न्यूरोपैथी कहीं ना कहीं एक साइन है जो कि ये बता रहा है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और उसको पकड़ो, जिससे कि और ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व ना हो। जैसे आप मधुमेही ले लीजिए, अगर जलन, सूजन, झंझनाहट है और आप उसे सही टाइम पे पकड़ लेते हैं और उसका कारण मधुमेह निकलता है, आप उसे कंट्रोल करते हैं, तो आप अपनी आईज, अपने ब्रेन, अपने हार्ट को सही टाइम पर बचा सकते हैं, किडनीज को सही टाइम पर बचा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लक्षण हैं न्यूरोपैथी के, ये किसी बीमारी का कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपने मधुमेह बताया। इसको ऐसे मैं कहूंगा कि लक्षण, न्यूरोपैथी एक लक्षण है, एक सिम्टम है, वो बीमारी नहीं है। बीमारी, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, वो बीमारी है। जैसे कि एक कारण हो गया मधुमेह, और मल्टीपल कारण है, जैसे B12 की डेफिशिएंसी, अमूमन देखते हैं लोगों में B12 की डेफिशिएंसी है। किडनी डिजीज पेशेंट्स, लीवर डिजीज पेशेंट्स जो बहुत अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, जिनको पैर में खून की सप्लाई की कमी है, कुछ हेरिडिटरी कंडीशंस होती हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, तो ये कारण वो हैं, ये तो लक्षण है। जैसे पेन एक लक्षण है, वो आपको बताता है कि आपको आग से दूर होना है, तो वैसी न्यूरोपैथी का लक्षण एक इन्वॉल्वमेंट है, उसने एक चीज को इन्वॉल्व किया, पर कारण तो मल्टीपल है, कारण को पहचानना है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया स्मोकिंग का और अल्कोहल का, तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को? देखिए, मैं ये कहूंगा कि स्मोकिंग और अल्कोहल हमारे लिए एक जहर है, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टॉक्सिन की तरह देखते हैं, और ये सिर्फ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं नसों की या ब्रेन की बीमारियों से ज़्यादातर देखता हूँ, लेकिन ये एक टॉक्सिन है बॉडी के लिए। ये हार्ट में फैलाव पैदा कर सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक पैदा कर सकता है, नसों में अपंगता पैदा कर सकता है, कैंसर पैदा कर सकता है। तो मैं अपने श्रोताओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इन पदार्थों से दूर रहें, इसको टॉक्सिक कैटेगरी में कंसिडर करें, एक जहर की कैटेगरी में कंसिडर करें। डॉक्टर नितिन गर्ग हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो कौन सा आयु वर्ग है जब एक व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए और इससे संबंधित जो जांचें हैं वो करवा लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम भारतवर्ष में हैं और ज्यादातर हम लोग प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं करते। जब बीमारी हो जाती है तब उसके ट्रीटमेंट पे वर्क करते हैं, जो कि उल्टा है एज कम्पेयर टू इन जापान, इन कम्पेयर टू USA, इन कम्पेयर टू UK, जहां पे प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी को बहुत तवज्जो दी जाती है। तो 40 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आपको डेफिनेटली प्रिवेंटिव टेस्ट्स के लिए जाना चाहिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपको हमेशा ही रखनी चाहिए, चाहे आप एडोलेसेंट ग्रुप में, एडोलेसेंट मतलब चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप वयस्क हो रहे हैं, चाहे आप वयस्क हो गए हैं, जवान हैं, वयस्क हैं, या चाहे बुढ़ापे में, हेल्दी लाइफस्टाइल तो हमेशा रखनी है। लेकिन रेगुलर असेसमेंट या रेगुलर चेकअप, प्रिवेंटिव चेकअप्स आपको 40 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए, 6 मंथली, 3 मंथली या ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर्स। विगत 2 वर्ष बड़े भारी रहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, और संपूर्ण विश्व ने कोरोना जैसी महामारी को झेला। यदि हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कोरोना के, तो क्या नसों पर भी उसका प्रभाव देखने को आया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोना हम सभी ने झेला है और पूरी कंट्री, वर्ल्ड ने इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखे हैं, और डेफिनेटली हेल्थ तो इफेक्ट हुई है। नर्व्स पे इसका एक बहुत भारी असर देखा गया है। इसका असर खाली नर्व्स पर नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम पर। अगर मैं ब्रेन से शुरुआत करूं तो ब्रेन फॉगिंग, एक कंफ्यूज स्टेट, डेलीरियम जिसको हम अपनी डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं, वो बहुत कॉमन देखा गया। उसके कई कारण थे, पर से कोरोना इटसेल्फ, या फिर कोरोना ने जो शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा किया, या ऑक्सीजन की कमी, ये सब चीजों ने ब्रेन में फॉगिंग पैदा करी। नर्वसनेस, डिप्रेशन, ये हम लोगों ने देखा, उन लोगों में देखा जो कोरोना से बाहर आए, तो उनके लिए एक तरीके का ये पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस था। उन्होंने आसपास अपने लोगों को मरते हुए देखा, या फिर उनके घर वालों में जिन्होंने कोरोना को झेला कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि एक अनिश्चितता की फीलिंग थी कि क्या होगा अब आगे। अब तीसरा रही बात नर्व्स पे, तो डेफिनेटली कोरोना काल के बाद एक तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको नर्व्स की प्रॉब्लम थी, पैरों में जलन, पैरों में कंपन बढ़ गया था। एक कंडीशन होती है GBS, तो GBS मतलब 14 दिन के अंदर आपके चारों हाथ पैर, या उससे भी पहले घंटों में, दिनों में, या 14 दिनों के अंदर अंदर आपके हाथ पैर वीक हो गए, और उसका ट्रीटमेंट IVIG या प्लाज्मा फेरेसिस है। तो वो कोरोना काल के बाद बहुत देखा गया। क्यों? क्योंकि कोरोना एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जो कि नर्व्स को डैमेज करता है, और उसका असर कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिवास्टेटिंग है, बहुत ही हानिकारक है। तो डॉक्टर साहब, आज इस कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इस बार की थीम है कि भाई अपने नर्व्स को बचाओ बिफोर इट नॉक्स यू आउट, है ना। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण आपको आने वाली गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट इज योर हेल्थ, देन इज द वेल्थ।
तो डॉक्टर नितिन गर्ग, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने नसों के आम रोग, कारण लक्षण, निदान विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।